और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो या मुझसे पैसे निकलवा सकते हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि दोबारा सोच लो। उसकी आवाज में भरी कड़वाहट ने अभिमन्यु के अंदर बचे कुचे गिल्ट को भी भाप बनाकर उड़ा दिया। अब उसके खुद के लहजे में कड़वाहट घुल गई थी। अब सही कह रही है, अभी मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। मैं मुश्किल में हूं और मैं आपको किसी चीज का वादा नहीं कर सकता। हम एक लीग में नहीं है मिस चौहान, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत पड़े। मुझे नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता तो क्या आप कम से कम वो घटिया रिव्यू हटा सकती है जो आपने दिया था? घटिया रिव्यू? जी, उसी की वजह से मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है। आद्या के चेहरे पर एक धीमी ईवल मुस्कान आ गई। तो तुम इतनी दूर चल कर आए हो सिर्फ एक रिव्यू डिलीट करवाने के लिए? वो बात नहीं है, इस वक्त मेरे पास सिर्फ यही एक नौकरी है। आद्या ने बेफिक्री से अपने बाल चेहरे से हटाए और उसके शावर जेल की भीनी भीनी महक हवा में तैरकर अभिमन्यु तक पहुंची। तभी आद्या ने पूछा, बस इतनी सी बात? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। अचानक उसकी आवाज का टोन बदल गया। तो फिर दफा हो जाओ। और दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया, जो अभिमन्यु के चेहरे से बस 1 इंच की दूरी से गुजरा था। अभिमन्यु ने दबे हुए स्वर में गाली दी। अगर जल्दी पैसे कमाने का यह मौका हाथ से गया तो वो अपना कर्ज कैसे चुकाएगा? क्या उसे सच में उस इंसान को फोन करना ही पड़ेगा? अभिमन्यु का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने मुड़कर मुश्किल से 2 कदम ही उठाए होंगे कि पीछे से दरवाजे की आवाज आई। रुको, क्या तुम्हें अपना रिव्यू डिलीट नहीं करवाना? किसी के हाथों यूज होना अभिमन्यु को एक्सेप्टेबल नहीं था। अभिमन्यु अपनी जगह पर जम गया, फिर तेजी से घुमा। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। उसने पूछा, आद्या चौहान, तुम चाहती क्या हो? उसने कंधे उचकाए। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरा डिसीजन बदल गया। इतना कहकर वो मुड़ी और घर के अंदर वापस चली गई। उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। अभिमन्यु ने एक पल के लिए हेजिटेट किया, लेकिन फिर आखिरकार उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे आद्या की टीज करती हुई आवाज सुनाई दी। और मुझे लगा था कि तुम में कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी। सोचा था कि तुम किसी भी चीज के लिए ऐसे गिड़गिड़ाते हुए वापस नहीं आओगे। अभिमन्यु ने देखा कि आद्या एक जोड़ी हाई हील्स पकड़े हुए है और बड़ी नजाकत से अपना एक गोरा पांव उसमें डाल रही है। अभिमन्यु ने अपनी आंखें झटके से हटा ली। मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। आपको अंदाजा भी है कि पिछली रात के आपके गुस्से की वजह से मेरी महीने भर की कमाई डूबने वाली है? आद्या खड़ी हुई और आईने के सामने अपनी स्कर्ट ठीक करने लगी। जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत किससे है? उन लोगों से जो अपनी मुश्किलों का सिर्फ रोना रोते रहते हैं। नथिंग कम्स फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। तुम मुझे आज देख रहे हो, पर तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है। और जहां तक तुम्हारे रिव्यू की बात है, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैंने वो क्यों दिया? अभिमन्यु उलझन में था। क्यों? आद्या के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसे वो बात कहने में शर्म आ रही हो। पिछली रात तुमने शर्म और गुस्से के मिले जुले एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर थे। आद्या ने अभिमन्यु को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। अभिमन्यु को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उसके रिफ्लेक्स ने काम किया। अभिमन्यु ने आद्या की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी। फिर उसने धीमी खतरनाक आवाज में कहा, आद्या, हद में रहो। आद्या ने उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, फिर अपनी हील की नुकीली नोक से अभिमन्यु के पांव पर जोर से वार कर दिया। दर्द की एक तेज लहर अभिमन्यु की बॉडी में दौड़ गई। उसने मन में सोचा, जहरीली नागिन है ये लड़की। फिर अभिमन्यु से एक थकी हुई आवाज में कहा, बस मुझे ये बताओ, तुम्हें वो रिव्यू डिलीट करने के बदले में क्या चाहिए? आद्या ने कार की चाबियों का एक गुच्छा उसकी तरफ उछाला और बिना पीछे मुड़े विला से बाहर चली गई। अभिमन्यु उसके पीछे पीछे गया। ये किस लिए? आद्या ने पलटकर नफरत से देखा। तुम गाड़ी चला रहे हो, तुम ड्राइवर हो, है ना? और तुम्हें आता ही क्या है? अभिमन्यु ने कैजुअली पूछ लिया। हम कहां जा रहे हैं? आद्या ने अपनी मुट्ठियां कस ली और एक गहरी सांस ली। एयरपोर्ट।
अभिमन्यु वहीं थम गया। उसके चेहरे पर हेजिटेशन नजर आने लगी। जब से उसने आर्मी छोड़ी थी, वो अपने अतीत से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, लेकिन अगर उसका अंदाजा सही था तो आज ही के दिन वो लड़की वापस आ रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर आद्या ने ताना मारा। क्या हुआ? अभी 1 मिनट पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरी जिम्मेदारी लेने की डींगे हाँक रहे थे, इतनी जल्दी इरादा बदल गया? अभिमन्यु ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कार के रियर व्यू मिरर से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आपको किसी को पिकअप करना है? आद्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और इरिटेट होते हुए कहा, ये क्या सवालों की झड़ी लगा रखी है? मेरा कोई इंटरोगेशन हो रहा है क्या? मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट जाना है बस। अभिमन्यु एक पल के लिए चुप रहा, जैसे कुछ एनालाइज कर रहा हो। आद्या को लगा कि शायद वो उसे बीच रास्ते में ही उतार देगा, पर फिर उसने एक गहरी सांस ली और आखिरकार मान गया। ये सुनते ही आद्या हैरान रह गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, डिलीट करना होगा। ये कहते ही अभिमन्यु ने अपना सीट बेल्ट खोल दिया, जैसे वो सच में उतरने वाला हो। ये देखकर आद्या की सांसें अटक गई। उसे लगा कि इस नाजुक मौके पर वो इस आदमी के साथ और बहस नहीं कर सकती। उसने तेजी से कहा, तुम बस गाड़ी चलाओ। अभिमन्यु ने रियर व्यू मिरर में उसे कुछ देर गहरी नजर से देखा, लेकिन फिर एक शब्द भी नहीं कहा। कार तेजी से आगे बढ़ गई और जल्द ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आज वहां कोई बहुत बड़ा इवेंट होने वाला हो। हवा में एक अजीब सा स्ट्रेस और टेंशन था। अराइवल एरिया एम्प्लॉयज और रिपोर्टर्स की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ न्यूज चैनलों की वैन खड़ी थी और रिपोर्टर माइक लिए हर आने जाने वाले पर नजर गड़ाए हुए थे। हर एंट्री और एग्जिट पर भीड़ की 3-3 कतारें लगी थी। आम गाड़ियों को तो पहले ही दूर से वापस मोड़ा जा रहा था। यहां तक कि जो लग्जरी गाड़ियां अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें भी सिक्योरिटी गार्ड रोककर बहुत सावधानी से आईडी चेक कर रहे थे। जब एक गार्ड ने आद्या के दिए हुए क्रेडेंशियल की जांच की तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसने अदब से सिर झुकाकर अभिमन्यु को आगे बढ़ने का इशारा किया और उसे सीधे गाड़ी आगे ले जाने का ऑर्डर दिया। अराइवल गेट पर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां करीने से कतार में खड़ी थी। वहां मौजूद हर शख्स साफ तौर पर कोई बड़ी हस्ती थी, अमीर, ताकतवर या दोनों। इस पूरे तामझाम का लेवल इतना ज्यादा था कि खुद आद्या भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। जब उसने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से शांत था, जैसे ये सब तमाशा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। आद्या ने वैनिटी मिरर नीचे किया और खुद को देखते हुए पूछा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये सब लोग यहाँ किसके लिए जमा हुए हैं? अभिमन्यु ने सामने देखते हुए जवाब दिया, मिस खन्ना के लिए। लोग उन्हें खन्ना एम्पायर क्वीन कहते हैं। आज जिन्हें भी सिक्योरिटी से अंदर आने की इजाजत मिली है, वो सब इंडिया के बिजनेस वर्ल्ड के सबसे नामी लोग हैं। आप उस भीड़ में किसी भी इंसान पर उंगली रख दीजिए और वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी निकलेगा, कोई ऐसा जो पूरे शहर को हिला सकता है। अभिमन्यु ने अपना सिर घुमाकर आद्या की तरफ देखा। क्या अभी उन्हीं के लिए आई है? आद्या एक पल के लिए जम सी गई, फिर खुद पर ही हंस पड़ी। मैं? काश, हम चौहान तो उनके कंपैरिजन में बहुत छोटी फैमिली से है। इस सर्कल में मैं, आद्या चौहान, खन्ना एम्पायर क्वीन के बैग उठाने के भी लायक नहीं हूं, दूर दूर तक नहीं। अभिमन्यु थोड़ा हैरान हो गया। तो आप मुझे ये सब क्यों बता रही है? मैं जिसके लिए यहां आई हूं वो प्रणव शाह है, शाह फैमिली का सबसे बड़ा पोता। वो मेरा फियांसे है, कम से कम ऑफिशियली तो है। शाह फैमिली एक तरह से खन्ना फैमिली के ही नीचे काम करती है, तो इससे तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो कितना इंपॉर्टेंट इंसान है। अभिमन्यु ने सोचते हुए सिर हिलाया और फिर खुद पर हंसते हुए कहा, समझ गया, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं।
मैं उनके जैसे आदमी से पंगा लेने का रिस्क नहीं उठा सकता। आध्या ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी टोन बदल गई। अच्छा है कि तुम समझते हो। इसका मतलब है कि तुम पिछली रात के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालोगे। चाहे कोई भी पूछे, तुम अनजान बने रहोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अभिमन्यु को उसकी आवाज में कुछ खटका। उसने सीधे पूछा, तो पिछली रात और भी कुछ था जो मुझे नहीं पता? आध्या ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं नशे में धुत होकर किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करना भी चाहूं तो किसी ऐरे गहरे ड्राइवर के साथ घर नहीं जाऊंगी? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई आदमी बस यूं ही मेरे बेडरूम तक पहुंच सकता है? हो सकता है कि मैं खन्ना एम्पायर क्वीन के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी आध्या चौहान हूं। मेरी फैमिली की 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जिसे तुम्हारे जैसा आदमी हाथ भी लगा सके। उसने अपनी बात जारी रखी। तो मेरा प्रपोजल ये है, आज का दिन बिना कोई तमाशा किए गुजार लो और मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए कैश दूंगी, एक शर्त पर। तुम ये शहर छोड़ दोगे और मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोच रहे हो तो 2 बार सोच लेना। शाह फैमिली के एयर के साथ एक स्कैंडल मेरा रेपुटेशन बर्बाद कर देगा, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम जैसे मामूली इंसान को तो वो जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कुछ दूरी पर भीड़ में एक हलचल सी हुई। आध्या ने जल्दी से वैनिटी मिरर ऊपर किया और उसे सख्ती से चेतावनी दी, बस गाड़ी में ही रहना। अगर कोई पूछे तो कहना कि तुम मेरे ड्राइवर हो, और कुछ मत बोलना। इससे पहले कि आध्या गाड़ी से बाहर निकल पाती, अभिमन्यु ने अचानक कहा, रुको। अब क्या है? अभिमन्यु उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। मैं बता सकता हूं कि तुम अपने फियोंसे को पसंद नहीं करती, और कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश थी। तो जिसने भी ये जाल बिछाया है उसके पास एक और प्लान भी होगा, भले ही मैं सच से इनकार करता रहा हूं। रूमर फैलाने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। फिर उसने आगे कहा, खासकर यहां इस तरह के इवेंट में कोई भी छोटा मोटा तमाशा पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मर्द हूं, पर तुम लोगों का सामना कैसे करोगी? क्या आध्या अभिमन्यु की बात पर ध्यान देगी? आखिर